तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हमें लगा था ब्लड डीमन उन छोटे मर्चेंटों को अपने साथ शामिल करके ग्रेट एम्परर को मेनलैंड में आने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उन लोगों को मारकर उनके ही एक कार्ड को लेकर माउंट विला की ओर जाते हुए सोच रहा होता है, अगर यह बड़े भाई जोंगडो का सीधा ऑर्डर नहीं होता तो अभी मैं पश्चिमी क्षेत्रों में जाकर अपनी मनमानी कर रहा होता, न कि इस तरह मैं पहाड़ों में बार बार खोता। बड़े भाई जोंगडो एक महान व्यक्ति है, सिवाय इसके कि वे आदेशों को देते समय बहुत लापरवाह हो जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर मेनलैंड माउंट विला लिखा था और मुझसे कहा कि आगे क्या करना है मुझे खुद ही पता लगाना होगा। मैं इन चीजों को और अधिक चलने नहीं दे सकता। इस बार मैं पक्का उनसे शिकायतें करूंगा। हे भगवान, पर मैं ऐसा कैसे करूंगा? जब उसके लाल बालों को देखते ही मेरे घुटने कांपने लगते हैं। अपने उस लाल बालों की वजह से ही उन्होंने इनविंसिबल ब्लड डीमन के निकनेम को हासिल किया है। वह इतना ताकतवर है कि उन्हें इनविंसिबल माना जाता है। तो अब क्या मुझे सीधे शिकायत ग्रेट एम्परर से करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रेट एम्परर की तो उपस्थिति ही भयावह है। खैर छोड़ो, मैं इन चीजों को बाद में देख लूंगा। फिलहाल के लिए मैं बादलों के सागर में घोड़े गाड़ी पर सवार होकर जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं इमॉर्टल हूँ। मेनलैंड के इस माउंट विला के नीचे कोई भी तलहटी नहीं है। इसने सोचा होगा कि ये बादलों के ऊपर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित होगा। अगर उन लोगों ने मुझे इस जगह के बारे में नहीं बताया होता तो मुझे इसे ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होती। अगर मुझे परलोक में उनसे मिलने का दोबारा मौका मिला तो मैं उनका आभार जरूर व्यक्त करूंगा। इसी के साथ वो आखिरकार माउंट विला तक पहुंच गया होता है। हम देखते हैं उसे अपने पास आता हुआ देख उस विला का गार्ड कहता है, मैंने सुना था कि आयरन मार्शल एसोसिएशन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते आपूर्तियों को पूरा करना बहुत मुश्किल है। और फिर भी बटलर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा देरी से आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वे सारी चीजें सफलतापूर्वक पाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन आखिरकार ये आदमी कौन है? ये सब सोचता हुआ ब्लड डीमन जब उनके पास पहुंचता है तो वे लोग उसे रोकते हुए कहते हैं, मेनलैंड के माउंट विला के कैरेज पर बैठने वाले तुम हो कौन? अपनी पहचान जल्दी से उजागर करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा। इससे आगे वे लोग कुछ बोल पाते तभी ब्लड डीमन आगे बढ़ता है और उन दोनों को एक ही साथ निपटाते हुए बोलता है, यह कितना मजाकिया है। अगर तुम्हारे लिए मेरा नाम जानना इतना आवश्यक क्यों है? क्या तुम्हें पता नहीं है जब कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे क्षेत्र में आए तो उसे मारकर भगाया जाता है, ना कि उसका परिचय लिया जाता है। हम देखते हैं उसने बस अपने हाथों से ही उनके सर को पिचका दिया था। बाद में वो कहता है, तुम्हारी चीखें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, ऐसे जैसे किसी शक्तिशाली और महान व्यक्ति की। लेकिन खैर, ऐसी चीखों से अंदर के लोग जरूर बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस तरह उनसे छुटकारा पाना बहुत आसान होगा। ये सब बोलता हुआ वो बाहर खड़ा इंतजार कर ही रहा होता है कि वे लोग कब अंदर से बाहर आएंगे। और थोड़ी देर बाद भी जब अंदर से कोई भी नहीं आता है तो वो कहता है, क्या सीरियसली इतनी बड़ी चीख को सुनने के बाद भी कोई भी बाहर नहीं आया? या सबके सब सो रहे हैं? या फिर इस जगह की सुरक्षा बेहद ही खराब है? या मुझे गेट तोड़कर सब कुछ तहस नहस कर देना चाहिए? नहीं, ग्रेट एम्परर इस जगह का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए जितना संभव हो सके उतना मुझे कोशिश करना चाहिए कि यह जगह बर्बाद ना हो। इसी के साथ वो छत की ओर छलांग मारते हुए बोलता है, ये कितना झंझट भरा काम है, यह तो मेरी सोच से कहीं अधिक ऊंचा है। और बाद में वो किसी तरह उसके ऊपर चढ़ ही जाता है और फिर अपने सामने के नजारे को देखते हुए बोलता है, मैं सोच ही रहा था कि आखिरकार माउंट विला कितना बड़ा जगह हो सकता है, लेकिन ये तो मेरी सोच से कहीं अधिक ज्यादा बड़ी है। ये सब बोलता हुआ वो बहुत ही ज्यादा हवा को एक ही बार में अपने अंदर खींच लेता है और फिर एक दानवी दहाड़ के साथ जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, माय डैम मियो रियो गोल्डन ब्लड डीमन, ग्रेट एम्परर के आदेशानुसार मेनलैंड पर स्थित माउंट विला का कार्यभार अब से संभालूंगा, इसीलिए मुझे तुम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अगर तुम मेरे हाथों बेरहमी से मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ, वरना मरने के लिए तैयार रहना। हम देखते हैं उसकी आवाज को सुन सारे लोग बाहर निकलते हुए कहते हैं, यहाँ पर जब सब सो रहे हैं तो आखिरकार कौन है जो इतना हंगामा मचा रहा है? तो दूसरा पर्सन बोलता है, अभी अभी उसने क्या करने की धमकी दी? तो तीसरा कोई पर्सन कहता है, मेनलैंड के माउंट विला में ऐसी बेतुकी बातें कहने की हिम्मत करने वाला वह पागल कौन है? मैं तुम्हें आज पक्का मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम माउंट विला के हेड को देखते हैं, वो भी उस आवाज को सुन बोलता है, आखिर बाहर चल क्या रहा है? तो उसके पास एक आदमी आकर बताता है, बाहर एक आदमी हंगामा कर रहा है। जो सुनता हुआ वो हेड कहता है, क्या केवल एक आदमी? नहीं, वो अपनी मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठा है, मैं उसे खुद निपटाऊंगा। चलो जल्दी से मेरे बो को लेकर आओ। हम देखते हैं उसके कहे अनुसार वो बंदा तुरंत ही उसके लिए बो एंड एरो को लेकर आ गया था, जिसे कि लोड करता हुआ हेड आगे कहता है, मैं उस हरामखोर को जो बेकाबू होकर घूम रहा है उस पर जरा सा भी दया नहीं दिखाऊंगा और बिना दर्द के उसे मौत दूंगा। तो तैयार हो जाओ एक ही झटके में मरने के लिए। हम देखते हैं वो एरो जब काफी ज्यादा स्पीड में गोल्डन ब्लड डीमन की ओर जा रहा था तो उसे देखते हुए ब्लड डीमन कहता है, आखिर ये किस तरह की आवाज
आ जाए, और तभी वो एरो आकर सीधे उसे हिट कर देता है। ऐसा लग रहा था उसका काम यहीं पर तमाम हो गया। इसीलिए वहाँ के लोग चेयर अप करते हुए कहते हैं, जैसा कि मास्टर से उम्मीद थी, हमारे मास्टर जियांगो के 3 ग्रेट आर्चरों में से एक है। महज एक ही वार में उन्होंने उसे खत्म कर दिया। ये सब बोलता बोलता उनकी हंसी एकदम से ही गायब हो जाती है, क्योंकि ब्लड डीमन वो बोल रहा था, तेरे के इससे तो मेरी दांतों में दर्द हो रही है। हालांकि खाने के मामले में मैं ज्यादा नखरे नहीं करता, लेकिन तीर मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। उसे इस तरह देखता हुआ हेड कहता है, असंभव, क्या उसने मेरे तीरों को बस अपने दांतों से ही पकड़ लिया। दूसरी तरफ गोल्डन ब्लड डीमन उस तीर को अपने दांतों में दबाया हुआ बोल रहा था, मेरे लिए इस तीर को बचाना बहुत ही मुश्किल है, तो चलो इसे तुम ही खाओ। इसी के साथ वो उसी एरो से हेड पर हमला कर दिया था। जिसे देखता हुआ हेड वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उस एरो का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि उसे सीधे दीवार में ले जाकर लटका दिया होता है। अपने मास्टर को इस तरह मरता हुआ देख वे लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे और चिल्लाते हुए बोलते हैं, तेरे के मास्टर खत्म हो चुके हैं, सब लोग तैयार हो जाओ, वह कमीना एक एक्सपर्ट है। वहीं ब्लड डीमन उन लोगों को देखते हुए बोल रहा था, यह जगह मेनलैंड पर स्थित होने के बावजूद भी सभी की नजरों से ओझल है। ब्लैक ब्लड कासल के लिए मेनलैंड में इससे ज्यादा बढ़िया जगह कोई भी नहीं हो सकता, तो तैयार हो जाओ उनके स्वागत में। मेनलैंड का ओनर वापस लौट रहा है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ग्रेट एम्परर गुड आई एक ऐसी शक्ति है जिसे नॉर्थ युआन के रूलर भी कंट्रोल में नहीं कर सकते। उसके अंदर 7 डायरेक्ट सबऑर्डिनेट आते हैं जो केवल गुड आयोग के ही ऑर्डर मानते हैं, जिन्हें की दुनिया के 7 डीमन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुड आयोग ने खुद पर्सनल उन 7 के स्ट्रॉन्ग मर्डरर्स और वायलेंट पर्सनालिटी के हिसाब से चुना था, और उन्होंने खुद उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया, जिसमें से कि एक गोल्डन ब्लड डीमन भी है। इसके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी शील्ड किया है और गोलियों और बमों के जैसा ताकत। वह अपने बॉडी के संपर्क में आने वाले किसी भी चीज को तबाह कर सकता है। दुनिया के 7 डीमनों में से एक होने के नाते उसके पास केवल 2 ही चीज होनी चाहिए। सबसे पहले ग्रेट एम्परर के प्रति पूर्ण निष्ठा और दूसरा बेहद ज्यादा शक्ति। ग्रेट एम्परर की रचना को पूरा करने के लिए यही दोनों चीज सबसे जरूरी है, ताकि वे उसके लगभग असंभव मिशन को पूरा कर सके। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि गोल्डन ब्लड डीमन ने माउंट विला के अंदर उपस्थित हर एक पर्सन को खत्म कर दिया था, और अब वो केवल एम्परर के आने का इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं एम्परर जब उस जगह पर पहुंचता है तो वो कहता है, मैंने तो यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं की और भी आ गए। हर बार मुझे साफ सफाई न करने के लिए डांट पड़ती है, और इस बार भी ऐसा ही होगा। इसी के साथ वो एम्परर के सामने अपने घुटनों पर आते हुए उससे कहता है, मैं अपने पूरे श्रद्धा से सम्राट के यहाँ पर पहुंचने के बाद सम्मानित महसूस कर पा रहा हूँ, जिनकी छत्र छाया में पूरी दुनिया शांत होगी। उसे देखता हुआ एम्परर कहता है, मौर्य बहुत लंबा समय हो गया। तो वो बंदा कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति का नाम याद है। मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। जिस पर कि एम्परर वो कहता है, तुच्छ क्या ही बकवास है, यहाँ पर एक भी इंसान तुच्छ नहीं है। ब्लैक ब्लड कासल में दुनिया के सबसे खास 7 डीमन रहते हैं। तुम्हारे दूसरे भाई भी यहाँ पर जल्द ही आने वाले हैं, लेकिन इन लाशों की पहाड़ बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही है। जल्दी से इन सभी को यहाँ से साफ करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम कंक्यूबाइन और चियो को एक अलग इमारत में लेकर जाओ। उन दोनों के लिए खून की दुर्गंध सहन करना मुश्किल होगा। जो सुनता हुआ वे लोग बोलते हैं, हाँ हम समझ गए। तो एम्परर अंदर जाते हुए बताता है, ब्लैक ब्लड कासल कोई लोकेशन या फिर बिल्डिंग नहीं है जहाँ कहीं भी ब्लू ब्लड एक ही लक्ष्य को लेकर एकत्रित होते हैं। वहीं ब्लैक ब्लड कासल होता है। इसी के साथ वो माउंट विला के सबसे टॉप पर पहुंचकर अपने सामने के नजारे को देखते हुए बोलता है, मुझे मानना ही होगा यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है। न केवल माउंट वुटाई के आसपास का क्षेत्र, बल्कि मैं एक ही नजर में इस पर्वत के नीचे फैली विशाल संसार को भी देख सकता हूँ। या युवान आज से इसी दुनिया पर राज करेंगे। वाकई में उन्होंने इस इमारत को बहुत अच्छी जगह पर बनाया है। तो उसकी बातों को सुनता हुआ इनविंसिबल ब्लड डीमन कहता है, मुझे खुशी है कि आपको यह जगह पसंद आई। तो एम्परर वो कहता है, मैं फिर से मेनलैंड में लौट आया हूँ, और इस बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले मुझे मेनलैंड के ऊपर से सिंबल ऑफ मुरिम को हटाना होगा, यानी कि आयरन मार्शल एसोसिएशन को। तो इनविंसिबल डीमन कहता है, आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के 7 डीमन आपके पीछे खड़े हैं। जिस पर कि एम्परर जब उसे पूछता है कि अब आगे की योजना क्या बनाया है तुमने, तो वो बताता है, मैं दोहरी रणनीति के बारे में सोच रहा हूँ। जिस पर कि एम्परर वो बोलता है, मैं जानता था तुम यही कहोगे। वैसे भी आयरन मार्शल एसोसिएशन को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे चिंता जिस बात की है वो केवल किंग ऑफ वार है। जो सुनता हुआ इनविंसिबल डीमन वो अपने मन में कहता है, ग्रेट एम्परर को सत्ता की कोई लालसा नहीं है, लेकिन नए एम्परर ऑगस्ट तैमूर ऐसा नहीं सोचते। मुझे हर हाल में उन दोनों को अलग होने और एक दूसरे के खिलाफ होने से रोकना होगा। ग्रेट एम्परर के लिए इस समय सबसे अधिक बेहतर यह होगा कि वह इस मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले आयरन मार्शल एसोसिएशन को नीचे गिराए और नॉर्थ युआन को एकजुट करने के बहाने को तैयार करे। रही बात किंग ऑफ वार की, तो उसे यही बात सबसे खतरनाक बनाती है कि वो ऐसा होने
होने से रोक रहा है। यही सब सोचता हुआ जब वो एम्परर से कहता है, ग्रेट एम्परर, मैं जोंगडो, कृपया मुझे आपको एक बात बताने की अनुमति दीजिए। तो एम्परर वो कहता है, हाँ बोलो। तो इनविंसिबल डीमन बताता है, ग्रेट एम्परर, अब आप अकेले नहीं हैं, आप ग्रीनलैंड के लोगों के आशा और नायक हैं। मुझे आशा है कि आप ग्लोरी के रास्ते पर चलेंगे, इसीलिए प्लीज केवल आयरन मार्शल एसोसिएशन को नीचे गिराने पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, बाकी हम दुनिया के 7 डीमन किंग ऑफ वार को संभाल लेंगे। हम देखते हैं उसकी बात को यह बच्चा भी सुन रहा था। वो अपने मन में कहता है, क्या किंग ऑफ वार। इसी के साथ थोड़ी देर तक वो कुछ सोचने के बाद तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वो इसकी आहट को महसूस करता हुआ ब्लड डीमन कहता है, मुझे यकीन है यहाँ पर हर एक मंजिल पर गार्ड मौजूद है, लेकिन फिर भी बिना पकड़े यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होना वाकई में मास्टर चियो अद्भुत है। साथ ही वो सोच रहा था, लेकिन यह बहुत ही बुरी आदत है। उसे तमीज सिखाने के लिए उसके हाथ और पैरों को तोड़ देना सबसे बेहतर होगा। उसकी मन की बातों को भांपता हुआ इनविंसिबल डीमन कहता है, यहाँ पर ग्रेट एम्परर है, अपनी मर्डरस इंटेंट को काबू में रखो। जिस पर कि ब्लड डीमन कहता है, मुझे माफ करिएगा। तो इनविंसिबल डीमन वो बोलता है, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, कंक्यूबाइन वह महिला है जिसे कि पहले के एम्परर बहुत पसंद करते थे, और मास्टर चियो इंपीरियल फैमिली के डिसेंडेंट है। इसीलिए क्या तुम समझ रहे हो, वे ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ तुम डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीट कर सकते हो। तो ब्लड डीमन कहता है, हाँ मैं समझता हूँ। तो एम्परर वो कहता है, जोंगडो तुम चियो के बारे में क्या सोचते हो। वो बताता है, मैं उन्हें आंकने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। हालांकि अगर मैं उनके मार्शल आर्ट के बारे में बात करूँ तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनकी टैलेंट आपके अतीत से कहीं अधिक आगे निकल जाएगी। जो सुनकर एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या वह मुझे भी सरपास कर जाएगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं चियो वो कहीं के लिए जाने के लिए तैयार अपने मन में सोच रहा था। उनके दुश्मन चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, उनके अंडर आने वाले दुनिया के 7 डीमन उन्हें खत्म कर देंगे। नहीं, उसके हिलने डुलने से पहले ही वे उनका सफाया कर देंगे। हालांकि तब भी आकाश तक को हिला देने वाले ग्रेट एम्परर किंग ऑफ वार को लेकर चिंता कर रहे हैं, जिसका मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि उस इंसान के पास अल्टीमेट मार्शल आर्ट है, जिसकी कल्पना मैंने पहले कभी नहीं की होगी। यदि मुझे जीतना है तो उसे अपनी साइड में करना ही होगा। इसी के साथ वो दरवाजे पर खड़े गार्ड को भटकाने के लिए एक पत्थर को फेंकता है, और जैसे ही वो गार्ड उस तरफ देखने लगता है तो वो तुरंत उसे बिना पता चले अपने कमरे से बाहर निकल चुका था। लेकिन जब वो बाहर के गार्डों को चकमा देते हुए माउंट विला से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो उस पर एम्परर की नजर पड़ जाती है, साथ ही इनविंसिबल डीमन का भी। वो कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो एम्परर उसे बताता है, वो जो चाहता है उसे करने दो, मैं देखना चाहता हूँ आखिर चियो चाहता क्या है। हालांकि उसे कोई नुकसान न पहुँचा दे, इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, अपने अंडर आने वाले ब्लू वुल्फ आर्मी को सेक्रेटली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहो। जो सुनता हुआ वह जैसे ही यह कहकर जाता है कि जैसी आपकी इच्छा। तो एम्परर अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता वह दुनिया के बारे में अपनी जिज्ञासा के कारण इस तरह के व्यवहार को कर रहा है या फिर उसके कुछ और इरादे हैं। जो कुछ भी हो, अंत में मैं किसी को तो दुनिया घूमने से रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं चियो माउंट विला से बाहर निकलकर सोच रहा था, मेरी मदर के लिए ब्लैक ब्लड कासल जहाँ पर ग्रेट एम्परर निवास करते हैं वो किसी जेल से कम नहीं है। जब हम ग्रीनलैंड में थे तब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं जियांगो में हूँ, किंग ऑफ वार। वह इंसान मेरी माँ को बचा पाएगा। मदर थोड़ी देर और आप इंतजार करिए, मैं निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाऊंगा जो हमारी मदद कर सके। बस कितना बोलते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा आगे स्टोरी में। काफी ज्यादा मजेदार होती जा रही है स्टोरी, देखते हैं आगे क्या होता है।